तो फरमान साहब ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके का रवैया रहा है, क्योंकि हमने जब हिजबुल्लाह के साथ इनकी सीज फायर हुई लेबनान में, तो वहां पर भी हमने देखा कि सीज फायर के खिलाफ वर्दी मुसलसल इजराइल करता रहा है। यहां क्या करेगा? लेकिन मैं फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब, सबसे पहले ये कि इसे आप किस तरह, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, किसकी कामयाबी मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर सीज फायर पर अमल नहीं हुआ तो क्या ये खुला चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होगा? क्योंकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहरहाल एक प्रेशर है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार इस पर बात कर रहे थे, और उन्होंने इलेक्शन तक का जिक्र किया, क्या नहीं लग रहा है कि फिर ये बात खराब होगी? और फिर इस पे मैं अगला सवाल भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है करूंगा जी। जब एक बार आपने डिबेट किया था, मेरी आवाज आ रही है? तो 2 महीना पहले जब आपने कहा था कि सीज फायर हो गया, उसी दिन मैंने कहा था कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है। कहने से कुछ नहीं होता है, एक माहौल दिखता है, सामने वाले का एटीट्यूड दिखता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है सीज फायर के लिए। ये तो कहते हैं रस्सी जल गया बल नहीं गया। इजराइल, सवाल इस बात का नहीं कि इजराइल कितना नुकसान हुआ, सवाल इस बात का है कि इजराइल दुनिया में मुंह दिखाने लायक बचा कि नहीं बचा। इजराइल इस बात से परेशान है कि अब हमारे आयरन डोम का जो डंका बजता था पूरी दुनिया में, उसका क्या हुआ? हमारे इंटेलिजेंस का डंका जो बजता था, उसका क्या हुआ? एक कैप्टिस्ट अपने नहीं खोज पाए सुरंग तक, इतनी बड़ी सुरंग जहां मेट्रो चल रही है, उस सुरंग को नहीं खोज पाए। पूरी तरह से इजराइल फेल है। और सीज फायर में जिस बात की लड़ाई इतने दिन से हो रही थी कि हमारा मस्जिद अक्सा और यरूशलेम और फिलिस्तीन की आजादी, इन सब चीजों पर कहां बात हो रही है? अभी तो जिस तरह से ट्रंप, ये सही बात है कि ट्रंप ने ये कहा था कि तुम अपना हॉस्टेज डील कर लो, सीज फायर की बात ही नहीं हो रही है। यहां तो हॉस्टेज डील हो रही है कि ठीक है तुम हमारे छोड़ दो, हम तुम्हारे छोड़ देंगे। अच्छा, 50 आदमी या 1000 आदमी कोई इजरायली अगर हमास ने पकड़ा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, शायद वो दोबारा हाथ में ना आवे। लेकिन फिलिस्तीनी तो इजराइल के कभी भी हाथ में आ जाएंगे, 1000 या 2000। जब भी इजराइल चाहेगा 1-2 हजार फिलिस्तीनियों को पकड़ के जेल में डाल देगा। फिर इजराइल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमास के लिए 50 इजरायली पकड़ लेना बहुत बड़ी बात है। तो आज सबसे बड़ी ताकत अगर इजराइल झुक रहा है तो इस वजह से झुक रहा है कि उसके हॉस्टेज जो है फिलिस्तीन के पास मौजूद हैं, उनकी कस्टडी में है वो। तो आज अगर ये बात, तो हमास ने इतना बड़ा परेड करके दिखा दिया कि देखो हम अभी जिंदा हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, तो अभी जिंदा है, आप चाहे जो कुछ भी कर लो। ये हॉस्टेज डील हो रही है मुमताज भाई, ये सीज फायर नहीं है। इस सिर्फ, और इस पूरी दुनिया, हम तो कामयाबी ईरान को मुबारकबाद देना चाहते हैं, हम तो हुतीज को मुबारकबाद देना चाहते हैं, हम तो हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत को मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये लड़ाई अभी बहुत आगे जानी है मुमताज भाई, ये खत्म नहीं होगी जब तक कि फिलिस्तीन का फैसला नहीं होगा, फिलिस्तीन की आजादी नहीं होगी, यरूशलेम मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं होगी, हिफाजत की गारंटी नहीं होगी, और यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी नहीं होगी, तब तक जो है ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई अभी बड़े मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। अब इजराइल जो है एक कदम पीछे हटना शुरू हुआ है, अब तो उसे दबाने का वक्त है। ये बात तो हुतीज भी जानते हैं, हमास भी जानते हैं, और पूरी दुनिया जानती है। अब ये वक्त है इजराइल को दबाने का, अब उनका दबना शुरू हो गया है। अब क्यों आज हमास ने इतनी बड़ी परेड की, अपनी ताकत दिखाई, दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, और दुनिया तो 14 महीने से ताकत देख ही रही है उसकी। कभी भी इजराइल ये चाह रहा है कि किसी तरह भी हम अपना हॉस्टेज इनसे बाहर ले लें, अपने जो नागरिक है उनको पहले बाहर ले आ दें, ये फिर उसी तरह का जुल्म शुरू कर देंगे इजराइल। ये बात तो ईरान भी जानते हैं, ये बात हमास भी जानते हैं, हुती भी जानते हैं, और दुनिया का हर आदमी जानता है इस बात। फरमान भाई ने जो कहा उस बात को गौर सुनिए, उनकी बात में दम है कि पूरी दुनिया जानती है कि आज जैसे ही उनके कैप्टिव छूट गए, कल से वो फिर जुल्म करना शुरू कर देंगे, फिर वापस हमास को उसी रास्ते को उतरना होगा, हुतीज को उन्हीं मिसाइलों को फिर से तेज करना होगा, ईरान को अपने हथियार फिर से कहते हैं ना कि तलवार पे धार देना। आप ये सोचिए कि आज जब इजरायली होस्टेज उनके हाथ में चले गए, कल से फिर से फिलिस्तीन, इजराइल, हुतीज, ईरान
सबको अपनी तलवार पे शान अपनी धार लगानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई फिर और भीषण होगी। ये बात खत्म नहीं होने वाली। जब तक फिलिस्तीन अलग राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक कोई भी डील फाइनल मत समझिए। उस डील के अंदर ये पहले तय हो जाना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज बुला लिया, उसी दिन तय हो गया था कि अब अफगानिस्तान एक राष्ट्र के रूप में माना जाएगा। उसी तरह से फिलिस्तीन की कोई भी डील फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाए बिना अधूरी है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। जी मुमताज भाई। बिल्कुल यही बात है। लेकिन फदील साहब, जो बात आप कह रहे थे, आपकी बात की तायद हुई। सीज फायर के ऐलान के बावजूद आज भी गजा पे बमबारी हुई, वहां लोग मारे गए। ये जो चीज हो रही है, एक तो इसको कैसे आप देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि अगर अब फिर से हमला शुरू हुआ तो क्या आपको लग रहा है कि अब किस तरह का रिएक्शन होगा? क्या आपको लग रहा है, जो आप कह रहे थे कि अब बाकायदा जो है लोग इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, क्या फिर वो सिचुएशन आने वाली है, वो सूरत हाल होने वाली है? क्या लग रहा है आपको फदील साहब? अब जो है मिडिल ईस्ट के लोग, यानी मिडिल ईस्ट की जो ताकतें हैं, उसकी लीडरशिप ईरान कर रहा है। ये अब जग जाहिर हो चुका है। और ईरान बहुत सुलझा हुआ कंट्री है, और अयतुल्ला खमेनी साहब एक बहुत इस पूरे खित्ते में सबसे सीनियर और सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार एक लीडर है। और उनके क़यादत में सभी लोग एक तरह से इस वक्त उनको अपना लीडर मान चुके हैं। वो जिससे जो बात कह देते हैं वो उसका इनकार नहीं होता है। और उन्हीं के लीडरशिप में इस पूरी लड़ाई को यहां तक पहुंचाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी साजिश या कोई भी षड्यंत्र इस इलाके में अमेरिका और इजराइल कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास, हूतीज, ये लोग अपना एग्रेशन दिखा रहे, मिसाइलें मार रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे जिससे दुनिया में एक मैसेज जाए कि ये अपनी कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। जबकि अमेरिका और इजराइल तो पहले से ही बोलते चले आए हैं। इतना आप मान लीजिए कि जब वो कह रहे सीज फायर कर लो, इन्होंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं सीज फायर, लेकिन टर्म्स कंडीशन दीजिए, इन्होंने तो कभी नहीं मना किया। लेकिन अब इनको भी पता है जो बातें हम लोग इतना दूर बैठ के सोच रहे हैं, हम लोग तो आम आदमी है, वो लोग तो इतने बड़े लीडर हैं, दुनिया को वो समझा रहे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आता होगा? ये बात जरूर आ रही है। और वो कभी भी दुनिया को ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मान रहे। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम इनकी हर बात मान रहे, उसके बावजूद भी ये हमको धोखा देना चाहते हैं। वो दुनिया के सामने उनका चेहरा जो है बेनकाब करना चाहते हैं। न सिर्फ हथियार की लड़ाई बल्कि डिप्लोमेसी की लड़ाई इसको बोलते हैं कि ठीक है साहब, हम तो आपकी बात मान रहे हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन इजराइल जो सोच रहा है, और अमेरिका, अभी तो हम अमेरिका पे कुछ नहीं कह सकते, अब 20 तारीख 2 दिन बचा हुआ है, इंतजार कीजिए, 20 के बाद क्या होता है सामने आ जाएगा। लेकिन मुमताज भाई, पूरी तैयारी मिडिल ईस्ट के द्वारा वही होगी कि जॉर्डन के रास्ते में सब इकट्ठा होंगे और आखिरी फैसला तेल अवीव पे हमला और पूरा इजराइल इस खित्ते का होगा। अगर ये नहीं हुआ, अगर इसमें ये लोग फेल हो गए, तो ये मान के चलिए कि ये लड़ाई आगे कई 100 साल तक नहीं खत्म होगी। जो अभी हालात है, इजराइल को उभरने में टाइम नहीं लगेगा। जो कहते हैं ना, रावण का सर मारो, फिर सर निकल जा रहा था, तो विभीषण ने कहा कि उनकी नाभि में मारो, नाभि में अमृत छिपा हुआ है, तो अमृत बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इजराइल किसकी ताकत पे इतना उछल रहा था, इतने दिन से काम कर रहा था? पूरी दुनिया को वेस्ट मीडिया ने ऐसा इजराइल को ताकतवर बना के पेश किया, इनके आयरन डोम का मुकाबला नहीं हो सकता, इनकी इंटेलिजेंस मोसाद का मुकाबला नहीं हो सकता। पूरे 40 साल से जो वेस्ट मीडिया ने हवा बनाया था, उस सब की हवा 7 अक्टूबर को हमास ने निकाल दिया। एक दिन 2 घंटे के अंदर, 7 अक्टूबर को 2 घंटे के अंदर पूरे इजराइल को, जो 40 साल से वेस्ट मीडिया हवा बना के रखे थी कि इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, 2 घंटे में उनकी पूरी हवा निकल गई। और अब मिडिल ईस्ट ये तैयारी कर चुका है, चाहे ये रिजल्ट, उनको पता है कि ये कुछ रिजल्ट आना नहीं है, ये तैयारी कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। या तो नेतन्याहू अल्लाह की मार पड़े और वो चले जाए दुनिया छोड़ करके,
क्योंकि हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं, उनके हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, और उनको 46,000 मजलूम अभी 14 महीने के अंदर, और पिछले 40 साल से लाखों मजलूमों को के कत्ल का इल्जाम दुनिया की अदालत माफ कर सकती है, लेकिन अल्लाह की अदालत में तो माफ नहीं होंगे। वो तो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो एक बात मान के चलिए, आज चाहे 2 महीना के बाद, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद, जॉर्डन से पूरी सेना, 3-4 देश, अफगानिस्तान के लड़ाके होंगे, सीरिया के लड़ाके होंगे, ईरान होगा, किंग जॉन की सेना होगी, रूस होगा, और हुतीज होंगे, हमास होंगे, और ये लोग मिलकर के जॉर्डन से तेल अवीव, मुझे लगता है शायद 150 किलोमीटर है, वो 150 किलोमीटर दुनिया की सियासत का रंग बदल देगा। वो 150 किलोमीटर जब जॉर्डन और तेल अवीव के बीच की दूरी तय हो जाएगी, दुनिया के नक्शे से जुल्म और जालिम की पहचान मिट जाएगी। ये जालिम लोग हैं जो पूरी दुनिया इनकी सताई हुई है। अमेरिका और इजराइल से आज क्यों नेटो देश उनके खिलाफ हैं? क्यों यूरोपियन के लोग उनके खिलाफ यूएन में वोट दे रहे? अमेरिका और इजराइल के उनके तानाशाही से पूरे ईसाई कंट्रीज, मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईसाई कंट्रीज, और जब यरूशलेम पे जाते हैं, ईसाइयों का भी एक वहां चर्च है, वहां चर्च जब यहूदी अपने वॉल से वापस आते हैं, उस चर्च के क्रॉस पर थूकते हुए जाते हैं। क्या ये बात दुनिया के ईसाइयों को बुरी नहीं लगती होगी? जब हमारे मस्जिद पे कोई एक रंग फेंक देता है, हमें कितना बुरा लगता है। कोई होली क्रॉस के ऊपर कोई यहूदी थूकता हुआ जाता है, क्या दुनिया भर के ईसाइयों को बुरा नहीं लगता होगा? ये सारी चीजें, अब 40 साल इसका अंत होने वाला है। दुनिया के नक्शे से जालिम और जुल्म का फासला मिटेगा मुमताज भाई। और मैं कह रहा हूं, आखिरी फैसला जॉर्डन से कूच करके पैदल सेना जब घुसेगी इजराइल के तेल अवीव के अंदर, वही फैसला आखिरी होगा, चाहे वो इजराइल के पक्ष में हो या इजराइल के खिलाफ हो। नहीं, बहुत